हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन जो है हाउ योगा हील्स उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हाउ योगा हील्स का अर्थ होता है योगा किस तरीके से ठीक करता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आपको इससे बेनिफिट हो रहा होगा कुछ ना कुछ, जो आपके आगे एग्जाम होंगे बोर्ड के, क्योंकि स्कूल तो इस साल अभी कम लग रहे हैं, स्कूल तो लग नहीं रहे हैं अभी तक, तो आपको घर बैठ करके स्टडी करनी है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको बना करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूं और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है वो उठा सकें। तो आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट डिजीजेज कैन योगा बी ए थेरेपी। कौन कौन सी बीमारियों के लिए योगा एक थेरेपी हो सकता है, यानी थेरेपी कहते हैं इलाज को। कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज हम योगा से कर सकते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा है। और ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया था बोर्ड एग्जाम 2018 सप्लीमेंट्री की जो एग्जाम हुई थी, बोर्ड एग्जाम 2018 सप्लीमेंट्री में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर देखिए, वे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हम योगा से ठीक कर सकते हैं। फॉर कैंसर, एक तो कैंसर इसे ठीक किया जा सकता है। इनफर्टिलिटी, एक बांझपन, इनफर्टिलिटी कहते हैं बांझपन को, संतान नहीं होने की जो बीमारी होती है। लंग डिजीज, फेफड़े की बीमारी, इससे ठीक की जा सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक स्नायु संस्थान की बीमारी होती है जिसके अंदर गति और बोलचाल और स्पर्श के ऊपर नियंत्रण है वो समाप्त हो जाता है। यानी हम किसी को स्पर्श करते हैं, गति बोलचाल ये सब हमारा नियंत्रण इनके ऊपर नहीं रहता है, उस बीमारी को कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये जो बीमारी है योगा से ठीक की जा सकती है। और अगली जो बीमारी है पार्किंसंस डिजीज। अब पार्किंसंस डिजीज भी स्नायु तंत्र की एक बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो अंग है वो कमजोर हो जाते हैं और हाथ पैर के अंदर कंपन होना शुरू हो जाता है। उस बीमारी को पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। हाथ पैरों में बहुत ज्यादा कंपन हो जाता है, शरीर के अंदर कमजोरी महसूस होती है, तो ये भी योगा से हम ठीक कर सकते हैं। इंसोम्निया, अनिंद्रा की बीमारी को कहते हैं, नींद नहीं आने की जो बीमारी होती है इंसोम्निया, तो अनिंद्रा को ठीक किया जा सकता है योगा करके। हाई ब्लड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है योगा के माध्यम से। एंड जॉइंट पेन, जॉइंट पेन यानी अर्थराइटिस वगैरह जिनके घुटनों में दर्द होता है, जॉइंट पेन, उसको हम ठीक कर सकते हैं योगा के माध्यम से। तो ये जो सारी डिजीजेज ऊपर आपने पढ़ी है कैन बी यूज्ड एज ए थेरेपी, इनके अंदर योगा जो है उसको थेरेपी के रूप में यूज किया जा सकता है। तो ये सारी डिजीजेज आपको याद कर लेनी है और ये सारी की सारी बीमारियां हम योगा से ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, Which diseases are caused by stress। अब यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो स्ट्रेस से होती है, यानी तनाव से कौन कौन सी बीमारियां हमारे हो जाती है, वो प्रश्न आपसे पूछा है। और इसको अथवा में दूसरे तरीके से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट द मेन हैजर्ड्स ऑफ स्ट्रेस। तनाव के मुख्य खतरे लिखिए। हैजर्ड्स कहते हैं खतरों को, तो तनाव के, स्ट्रेस के मेन जो मुख्य खतरे हैं वो बताइए, या तनाव से कौन कौन सी बीमारियां होती है वो बताइए। तो इसका आंसर देखिए, अबाउट 90% डिजीजेज आर स्ट्रेस रिलेटेड। लगभग 90% बीमारियां, अबाउट का अर्थ होता है लगभग, 90% डिजीजेज आर स्ट्रेस रिलेटेड। 90% जो बीमारियां होती है वो स्ट्रेस रिलेटेड होती है, यानी तनाव से संबंधित होती है। सच जैसे कुछ उदाहरण आगे दिए हैं, आपको याद रखना कि कौन कौन सी बीमारियां तनाव से होती है। यहाँ पे उदाहरण देखिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एक तो ये जो बीमारियां होती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कौन सी होती है? कार्डियो कहते हैं हार्ट को, हमारे दिल को, तो हृदय से संबंधित, और वैस्कुलर डिजीज यानी रक्त संचार से संबंधित जो बीमारियां होती है, हमारे हृदय से, हमारे हार्ट से और रक्त संचार से संबंधित जो बीमारियां होती है उनको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती है। तो ये जो बीमारियां स्ट्रेस से होती है। अगली बीमारी है डिप्रेशन, अवसाद, कुंठा, डिप्रेशन ये भी तनाव से होता है। एंजाइटी, चिंता, ये भी तनाव से होता है। सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मिलिटस, और कुछ प्रकार की डायबिटीज मिलिटस कहते हैं मधुमेह को, मधुमेह जो है वो भी हमारा तनाव से होता है। तो स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां कौन कौन सी है यहाँ पर? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मिलिटस। तो ये आपको याद कर लेनी है सभी डिजीजेज के नाम, और आपको एक लाइन शुरू में बताना है, अबाउट 90% डिजीजेज आर स्ट्रेस रिलेटेड। ये भी याद रखना है कि 90% बीमारियां हमारे जो भी होती है वो तनाव से संबंधित होती है, तनाव के कारण होती है।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाउ कैन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं स्नायु तंत्रिका तंत्र को। एक्टिवेट का मतलब होता है एक्टिवेट करना, सक्रिय करना। तो हम हमारे स्नायु तंत्रिका तंत्र को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है इट बिकम्स एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली। एक तो ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। कब एक्टिवेट हो जाता है अपने आप? व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर हैज पास्ड और एंडेड। थ्रेट कहते हैं खतरे को, स्ट्रेसर कहते हैं तनाव पैदा करने वाले कारक को। जब खतरा या तनाव पैदा करने वाला जो कारक है हैज पास्ड, वो गुजर जाता है, और एंडेड या फिर समाप्त हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो कौन सी प्रोसेस शुरू होती है? रेस्ट एंड रीन्यू। रेस्ट एंड रीन्यू यानी आराम और नवीनीकरण, तरोताजा की प्रक्रिया वो शुरू होती है, जिसके द्वारा हमें जो भी नुकसान हुआ होता है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो एक तो आपको बताना है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही। जैसे मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हो, आपके सामने अचानक से कोई शेर आ गया, ठीक है, और शेर आ गया तो आप बहुत ज्यादा डर जाओगे, और बहुत ज़्यादा मतलब या तो आप उसमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वहाँ पे काम करेगी, या तो आप उससे लड़ो या फिर आप उससे डर करके भाग जाओ, दोनों में से कुछ एक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अब वो शेर वहाँ से चला जाता है, आपके सामने से गायब हो जाता है, और उसके बाद में कौन सी प्रोसेस शुरू होती है? उसके बाद में जब शेर चला जाता है तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि खतरा जो था, जो थ्रेट था आपके सामने, या जो स्ट्रेसर था, तनाव पैदा करने वाला कारक, वो तो गुजर गया, वो तो चला गया। अब वो चला गया तो ये अपने आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। इसको हम जानबूझकर भी एक्टिवेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जब चाहें तब एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इट कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड। कॉन्शियसली मतलब जानबूझकर, अपने आप, अपनी मर्जी से हम इसको जानबूझकर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? कारण लिखा है आगे, बाय, कैसे तरीका बताया, बाय डीपनिंग द ब्रेथ, गहरी सांसें लेकर, एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स यानी मांसपेशियां जो होती है हमारे शरीर की, उनको रिलैक्स करके, उनको ढीला छोड़ करके, उनको शिथिल करके। तो हम डीपनिंग द ब्रेथ, गहरी सांस लेकर, बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल, और हमारी जो मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स करके हम इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कॉन्शियसली भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जानबूझकर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेस्ट और रीन्यू इन आवर बॉडी। तो हमारे शरीर में जो प्रोसेस होती है रेस्ट और रीन्यू, यानी रेस्ट का मतलब होता है विश्राम, और रीन्यू का मतलब होता है तरोताजा यानी नवीनीकरण। तो विश्राम और तरोताजा की जो प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है उसका क्या रिजल्ट होता है? तो इसका आंसर देखिए, वी अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज। एक तो इसका फायदा होता है कि हमारे शरीर को टाइम मिल जाता है रिकवर होने का, फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज, बीमारी से ठीक होने का। तो वी अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज, हम हमारे शरीर को अनुमति देते हैं टू रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज, कि ये बीमारी से ठीक हो जाए रेस्ट और रीन्यू प्रोसेस के माध्यम से। एंड फील एनर्जेटिक, और हम ऊर्जावान महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो ये इसका आ गया परिणाम, रेस्ट और रीन्यू का क्या परिणाम होता है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। यदि हमें लॉन्ग टर्म हेल्थ चाहिए, लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रमोट करना है, यानी हमें लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यानी क्या करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म हेल्थ लेने के लिए, क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण बात है फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए, ये पूछा है आपसे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? योगा। एक तो हमें योगा पर ध्यान देना पड़ेगा, योगा बहुत महत्वपूर्ण है, लंबे समय तक स्वस्थ रखता है हमें। लाइफस्टाइल बेस्ड ऑन योगा सिस्टम, और हमारा जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली बेस्ड ऑन योगा सिस्टम, वो योगा सिस्टम के ऊपर बेस्ड हो, योगा सिस्टम पर आधारित हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है स्वस्थ रहने के लिए। एंड बैलेंस्ड डाइट, और डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो बैलेंस्ड डाइट जो होता है, संतुलित आहार, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो योगा, लाइफस्टाइल बेस्ड ऑन योगा सिस्टम एंड बैलेंस्ड डाइट, ये 3 चीज़ें हैं जो हमें लॉन्ग टर्म हेल्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो बाकी का आगे का हिस्सा है वो मैंने क्वेश्चन में से लिखा है, आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑन लॉन्ग टर्म हेल्थ। ठीक है, ये प्रमोशन ऑन की जगह ऑफ होगा यहाँ पे, ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस। योगा प्रैक्टिस के मेन कंपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट्स का मतलब यहाँ पे है मुद्राएं। प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस मतलब योगा की प्रैक्टिस जब हम करते हैं, योगा करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, तो उसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है, मुद्राएं क्या होती है उसकी, क्या करते हैं उसके अंदर, उनको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले तो आ गया इन्वर्टिंग यानी सिकोड़ना, हम शरीर को सिकोड़ते हैं, इन्वर्ट करते हैं। दूसरा आ गया ट्विस्टिंग, ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ना यानी ऐंठना, ट्विस्ट करना। तीसरा आ गया कंप्रेसिंग यानी दबाना। तो 3 चीजें हैं, इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग, कंप्रेसिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर के जो ऑर्गन हैं, अंग हैं, उनको इन्वर्ट करना यानी सिकोड़ना, ट्विस्ट करना यानी मोड़ना, कंप्रेस करना यानी दबाना। डीप ब्रीदिंग, और क्या करते हैं योगा के अंदर, हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी सांसें लेते हैं। एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन, और क्या करते हैं, कॉन्शियस रिलैक्सेशन यानी हम अपने आप जानबूझकर रिलैक्स करते हैं अपने शरीर को। कॉन्शियस रिलैक्सेशन, जानबूझकर हम हमारे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, शिथिल कर देते हैं, बिल्कुल भी बर्डन नहीं रखते हैं ऊपर दिमाग के अंदर, तो उसको कहते हैं कॉन्शियस रिलैक्सेशन। आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस, ये मुख्य कंपोनेंट्स है योगा प्रैक्टिस के, मुख्य मुद्राएं जो करते हैं। ठीक है, तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा एनकरेज। योगा की जो प्रैक्टिस है, योगा अभ्यास है, वो किस चीज को प्रोत्साहित करता है, किस चीज को एनकरेज करता है। तो योगा प्रैक्टिस रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड रिकवर आवर बॉडी फ्रॉम इलनेस। तो योगा से क्या फायदा होता है, किस चीज को प्रेरित करता है, किस चीज को प्रोत्साहित करता है योगा। तो योगा प्रैक्टिस, रिड्यूस का अर्थ होता है घटा देना, कम कर देना, स्ट्रेस, तनाव को रिड्यूस कर देता है। तो योगा से एक फायदा तो ये होता है कि इससे स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। दूसरा, रिकवर आवर बॉडी फ्रॉम इलनेस, हमारे शरीर को बीमारी से ठीक करता है योगा। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटी। और किस चीज में फायदेमंद है, इम्प्रूव का अर्थ होता है सुधार करना, किस चीज में सुधार करता है योगा, आवर बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटी। इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, हीलिंग मतलब स्वस्थ करने वाली, एबिलिटी कहते हैं योग्यता, एबिलिटी क्षमता, जो हमारे अंदर जन्मजात स्वस्थ होने की क्षमता होती है ना, उसको ये इंप्रूव करता है, उसको ये बढ़ा देता है। कुछ बीमारियां होती है, हम दवाई नहीं लेते हैं, बाहर से डॉक्टर से हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो वो हमारे अंदर जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, तो ये उसको भी इंप्रूव करता है, उसके अंदर भी ये सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम। जब फाइट और फ्लाइट सिस्टम यानी ये जो है लड़ो या भाग जाओ तंत्र, इसके अंदर हमारे शरीर का रिएक्शन क्या होता है, हमारा शरीर किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो देखिए, इट इंक्रीजेज हार्ट रेट। जब ये फाइट और फ्लाइट सिस्टम शुरू होता है, जैसे मान लीजिए हमारे सामने आ गया शेर जंगल के अंदर, तो ये फाइट और फ्लाइट सिस्टम हमारे शरीर में शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इट इंक्रीजेज हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक मतलब दिल, हार्ट, आउटपुट का मतलब होता है हार्ट से बाहर जाने वाली जो भी चीजें हैं, जैसे रक्त है वो बाहर निकलता है फेफड़ों से, दूसरे हिस्सों के अंदर सप्लाई किया जाता है शरीर के, तो कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो जाएगा हमें। शैलो ब्रीथिंग, हमारी जो सांसें हैं वो शैलो हो जाएगी, यानी छोटी सांसें, हाँफ जाएंगे अपने, शैलो ब्रीथिंग कहते हैं छोटी सांसों को, उथली सांसों को बोलते हैं, हाँफ जाएंगे। एंड मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म है वो भी बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म कहते हैं उपापचय को। उपापचय क्या होता है, उपापचय होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसको भोजन को ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जो भी हमने खाना खाया है ना उसको शरीर में ऊर्जा में बदला जाता है, तो ये जो प्रोसेस होती है उसको मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रिया बोलते हैं। ठीक है। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से क्या होता है, इंक्रीजेज हार्ट रेट, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्वेटिंग बढ़ जाता है, सेलो ब्रीथिंग बढ़ जाती है, यानी हमें छोटी सांसें आती है, हाँफ जाते हैं, और मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है। ठीक है। इट शट्स डाउन, और क्या करता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होती है और क्या करता है, शट्स डाउन, बंद कर देते हैं, इससे बंद हो जाता है, रुक जाता है क्या, डाइजेशन, पाचन, एंड इलिमिनेशन और निष्कासन, यानी पाचन और निष्कासन है वो इससे शट डाउन हो जाता है, रुक जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज कोर्टिसोल गुड फॉर आवर बॉडी? कोर्टिसोल हार्मोन जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा क्यों है? तो कोर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, क्यों, ये आपको बताना है। हमने लेसन में पढ़ा था कि नॉर्मल लेवल के ऊपर कोर्टिसोल होता है तो फायदेमंद होता है। तो आंसर क्या है इसका, देखिए, दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल। ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पे लिखना है नॉर्मल लेवल, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी मात्रा यदि ज्यादा हो जाएगी तो नुकसानदायक होता है ये, ठीक है। तो इसलिए आपको लिखना है दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल। ये हार्मोन यदि नॉर्मल लेवल पे होता है, सामान्य स्तर पे होता है, कीप्स अवर बॉडी एक्टिव, तो हमारे शरीर को ये एक्टिव रखता है, एंड हेल्दी, और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, ठीक है। और क्या फायदा होता है जब ये नॉर्मल लेवल पे होता है? इट ऑल्सो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे रेगुलेट जो दिया है उसका अर्थ होता है नियमन करना, नियंत्रित रखना, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मैंने बता ही दिया, उपापचय, और ब्लड प्रेशर आपको पता ही है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, उनको नियमन करता है, उनको नियंत्रित रखता है, ठीक है, सही से चलाता है। तो ये जो नॉर्मल लेवल पे होता है, तो एक तो इसका फायदा हो गया, कीप्स अवर बॉडी एक्टिव एंड हेल्दी, हमारे शरीर को एक्टिव और हेल्दी रखता है। और दूसरा फायदा क्या है? इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल ऑन आवर हेल्थ। अब देखिए, ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था वो तो कोर्टिसोल के फायदे थे, जब ये नॉर्मल लेवल पे होता है तो ये फायदेमंद होता है। अब ये ज्यादा हो जाए, हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल, यानी बहुत ज्यादा इसकी मात्रा शरीर में हो जाए, तो आपको बताना है उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी क्या नुकसान हो जाता है शरीर को, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए आंसर इसका, हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल कोजेज फॉलोइंग डिस्टर्बेंसेज ऑन आवर बॉडी। तो हाई लेवल कोर्टिसोल जो है, ज्यादा मात्रा यदि शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन की हो जाए तो इससे हमें निम्नलिखित परेशानियां होती है हमारे शरीर में, निम्नलिखित डिस्टर्बेंसेज हमारे शरीर में होते हैं। कौन कौन से डिस्टर्बेंस होते हैं? देखिए, नंबर 1, स्प्रेस द इम्यून सिस्टम। क्या करता है ये? ज्यादा मात्रा यदि कोर्टिसोल की हो जाए, स्प्रेस का मतलब होता है दबा देना, रोक देना, कम कर देना। इम्यून सिस्टम, हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र जो है ना, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता हमारे अंदर होती है ना, उसको ये कम कर देता है, हम बीमारियों से लड़ने में कमजोर हो जाते हैं। तो पहला नुकसान यदि ज्यादा मात्रा में कोर्टिसोल हो जाए तो इसका ये होता है कि ये बीमारियों से लड़ने की जो हमारे अंदर ताकत होती है उसको दबा देता है, कम कर देता है। स्प्रेस द इम्यून सिस्टम, हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र को दबा देता है, कम कर देता है। दूसरा, कोज स्लीप डिस्टर्बेंसेज, इससे अनिंद्रा हो जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंसेज यानी नींद के अंदर परेशानियां होती है, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आने का कारण बनता है ये। तीसरा है लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट कहते हैं भूख को, भूख में कमी आ जाती है, भूख नहीं लगती है। और चौथा, इंक्रीज हार्ट रेट, ये हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देता है। ज्यादा मात्रा में कोर्टिसोल शरीर में हो जाए तो इससे हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है। 2 हार्मोन और दिया गया, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, ये बढ़ जाते हैं। तो ये किस किस चीज को, हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और ट्राइग्लिसराइड है इनका लेवल भी ये शरीर में बढ़ा देता है। और आपने लेसन के अंदर पढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो हार्मोन है ये हमारे हार्ट स्ट्रोक आने के कारण बनते हैं, यानी हमें हार्ट अटैक जो आता है, हार्ट स्ट्रोक जो आता है, उनके अंदर इन हार्मोन्स का रोल होता है। तो कोर्टिसोल की मात्रा यदि शरीर में ज्यादा हो जाए तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, ये बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव हमारे शरीर पर इसके पड़ते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तनाव से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार। तो ये तो आंसर हमने पहले पढ़ लिया कि तनाव से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी है, आप वहां पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसका आंसर नहीं बताऊंगा। और हाउ कैन दे बी ट्रीटेड, उनका इलाज कैसे किया जा सकता है, यानी तनाव से संबंधित बीमारियां, आप पहले क्वेश्चन आ चुका है ये, वहां पे देखें, हाउ कैन दे बी ट्रीटेड, उनका इलाज कैसे किया जा सकता है, उन बीमारियों को ठीक कैसे किया जा सकता है, इसका आंसर हम यहाँ पे करेंगे। तो इसका आंसर है दीज डिजीजेज कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ योगा। सिंपल सा याद रखना है, आपसे पूछ ले कि तनाव से संबंधित यानी स्ट्रेस रिलेटेड जो डिजीजेज होती है उनको कैसे ठीक करें, तो आप आंसर क्या बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ योगा, योगा की मदद से, योगा की हेल्प लेकर, ठीक है।
तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। व्हाट आर द मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस, नेम देम। मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस क्या होती है? अब मस्कुलोस्केलेटल कहते हैं मांसपेशियों से संबंधित। मस्कुलोस्केलेटल डिजीज क्या कौन कौन सी होती है? मांसपेशियों से संबंधित जो बीमारियां होती है वो कौन कौन सी होती है? नेम देम, उनके नाम लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, अर्थराइटिस सबसे पहले, जॉइंट पेन जिसको गठिया बोलते हैं, एक तो ये बीमारी मस्कुलोस्केलेटल बीमारी है, ठीक है। दूसरा है ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस ये बीमारी है। अब अर्थराइटिस में तो जॉइंट पेन होता है, ठीक है, घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हमारी हड्डियां जो होती है ना वो कमजोर हो जाती है, और कमजोर होकर के उनके अंदर वो हड्डियां हैं वो टूट कर घिसना शुरू हो जाती है। ओस्टियोपोरोसिस उसको बोलते हैं। हड्डियां कमजोर होकर के घिसना शुरू हो जाती है और टूटना शुरू हो जाती है, उसको ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। वो भी हड्डियों की बीमारी होती है। तो ये जो ओस्टियोपोरोसिस है ये भी मस्कुलोस्केलेटल डिजीज है। दीज मेक द बॉडी वीक, ये जो बीमारियां शरीर को वीक कर देती है, कमजोर बना देती है। एंड वीकन बोन्स, हमारी जो हड्डियां हैं उनको वीक कर देती है, कमजोर कर देती है। एंड मसल्स, और हमारी मांसपेशियों को भी कमजोर कर देती है। इसके बाद में अगला और लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का हम करेंगे, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड, हमें क्या दिमाग में रखना चाहिए व्हाइल कंसिडरिंग योगा एज ए थेरेपी। जब हम योगा को एक थेरेपी के रूप में मानते हैं या योगा को एक थेरेपी के रूप में लेते हैं, एक इलाज के रूप में लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो हमें हमारे दिमाग के अंदर कौन सी महत्वपूर्ण बात है उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, हम योगा के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते हैं, योगा करना चाहिए। योगा बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन ये नहीं कि हम केवल योगा ही करते रहें और डॉक्टर की सलाह ना लें, हॉस्पिटल ना जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वी शुड कीप इन माइंड दैट, हमें दिमाग में रखना चाहिए कि योगा इज नॉट ए कंप्लीट थेरेपी। योगा है वो एक कंप्लीट थेरेपी नहीं है, यानी पूरा इलाज नहीं है कि आप योगा करते रहो बस कि मैं तो इसी से ठीक हो जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये केवल क्या है, इट ओनली सपोर्ट्स, ये केवल सपोर्ट करता है और बॉडीज हीलिंग सिस्टम, हमारे शरीर का जो स्वस्थ होने का तंत्र है ना, ठीक होने का जो सिस्टम है, उसके अंदर केवल ये सपोर्ट करता है, सहायक भूमिका निभाता है। ये पूरी तरह से ये नहीं कि योगा से ही सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हमें डॉक्टर के पास भी जाना होता है, हॉस्पिटल जाना होता है, दवाइयां भी लेनी होती है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां हैं जो योगा करने से ही ठीक हो जाती है, और बहुत सारी बीमारियों के अंदर योगा बहुत ज्यादा हेल्पफुल सिद्ध होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था वीडियो। आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको याद हो गए होंगे, और अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।